हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब एजुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीडीपी करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर है 29 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था सीटेट का, वो पेपर है। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ईवीएस, मैथमेटिक्स और सीडीपी, ये तीनों पेपर का डिस्कशन हमने करवाया है। एक भी पेपर हमने मिस नहीं किया है और सारी वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सीरियल वाइज जाकर सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज के सेशन में होने वाले हैं 29 दिसंबर का सीडीपी 30 क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटेट के दोस्तों सारे PYQ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ईवीएस, मैथमेटिक्स, सीडीपी तीनों के। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। सीडीपी है फ्रेंड्स। मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपका जो सीडीपी का कंटेंट है वो आपने पढ़ लिया होगा, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा या बुक से आपने पढ़ा होगा या अपने नोट से पढ़ा होगा, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा। और ये फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस के लिए PYQ लगा रहे होंगे और इस तरह से आप खुद को भी देख सकते हैं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 30 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। यानी कि जो विकास है, विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। शारीरिक तो इसमें था ही नहीं, शारीरिक भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ये 4 होते हैं, आप याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो जाता है, कॉग्निटिव और आपका मोटर डेवलपमेंट और आपका यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है। सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉडल, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। अधोगामी में क्या होता है, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ होता है विकास। ठीक है, सिर से पैर की ओर, शीर्षगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाइए, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। जब वो बच्चा था तो बाल्य अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, ये क्या विकसित होता है, नहीं। आरंभिक, बाद के अनुभव का मुद्दा, बिल्कुल आरंभिक और बाद के अनुभव का मुद्दा, ये विषय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों, भावनाओं को समझने में सहायता करता है। ध्यान समझिएगा, दूसरों के विश्वास, विचार, भावना को समझने में मदद करता है। इस तरह का जो खेल होता है, कौन सा खेल होता है भाई, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कल्पनाशीलता वाला खेल। ठीक है, कल्पनाशीलता वाला खेल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, इसमें है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। ये किस चरण में, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के मैंने चरण और स्टेज के बारे में शॉर्ट वीडियो में एक बताया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे सारे शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों सीटेट में क्लियर होगा, एक नंबर आपका पक्का होगा। तो 3 इनमें लेवल होते हैं और हर लेवल में 2-2 स्टेज होते हैं। तो किस, यहाँ पर पूछा गया कि किस स्टेज में इस तरह की भावना बच्चे में होती है कि नियम हर किसी के लिए एक प्रकार है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, ये वाले स्टेज में। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की हम बात करें, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा बहन को चिढ़ाती है कि अपने, मतलब जो सारा है ना, अपनी बहन को चिढ़ा रही है कि उसका जो गिलास है लंबा मगर कम चौड़ा है। चौड़ा कम है, लंबा है, तो उसमें ज़्यादा दिखाई देगा ना लेवल पानी का भरा हुआ, है ना, या जो भी शरबत है उसका लेवल ऊपर की ओर दिखेगा। उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है, मतलब वो चिढ़ा रही है कि देखो मेरे पिताजी ना मेरे को ना ज़्यादा नींबू पानी दिए हैं। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा का क्या प्रदर्शन है, सारा क्या प्रदर्शित करती है। देखिए जो है सारा अपनी बहन को चिढ़ा रही है, ध्यान से समझना है। और सारा की जो बहन है
ठीक है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा था। ठीक है, यानी कि जो सारा है वो चिढ़ा रही है और उसकी जो बहन है उसको पता है कि दोनों में सेम मात्रा है, बट सारा को ये बात नहीं पता है। तो सारा क्या प्रदर्शित करना चाहती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बहन के बारे में आप मत बता दीजिएगा, सारा के बारे में पूछा गया है। और सारा यहाँ पर क्या प्रदर्शन करना चाहती है, केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। देखिए यहाँ पर समावेशन की तो बात हो नहीं रही है, क्रमबद्धता श्रेयसन की बात नहीं हो रही, जीववाद मतलब कि सजीव निर्जीव की बात नहीं हो रही, केंद्रीयकरण यानी कि वो मतलब कि केंद्रीयकरण यानी कि वो बस ये देख पा रही है कि ये लंबा गिलास है और इसमें ज़्यादा इसका लेवल है तो ये ज़्यादा है वो कम है, यानी रिवर्सिबिलिटी का नॉलेज उसको नहीं है सारा को, लेकिन उसकी बहन को तो है। बट ये सारा के बारे में आपसे पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है। बालक वस्तुओं के लिए प्रतीक यानी सिंबल का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। ध्यान समझिएगा, तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। और सिंबॉलिक थॉट कहाँ पर होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें से आपके कौन से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक काल में जो बच्चे होते हैं ना वो सिंबॉलिक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो सिंबॉलिक खेल खेलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग थॉट जो है उभरने लगता है। देखिए यहाँ पर आपसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात नहीं की गई है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी, बच्चों को अप्रेरित करेगी, बिल्कुल नहीं अप्रेरित करेगी, उसको तो और सपोर्ट करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आक्रामक बनाएगी, ये सब निगेटिव वर्ड है। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, बिल्कुल, जैसे कि वो कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसकी माँ थोड़ा सा उसको क्या कर रही है, हिंट दे रही है, तो उसको पाड़ का काम कर रही है। स्कैफ फोल्डिंग इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और स्कैफ फोल्डिंग की बात वाइगोस्की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। देखिए सहायक खोज किसमें सहायक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड सहायक खोज जो है वो सहपाठी सहयोग, सहायक खोज सहपाठी सहयोग में होगा। संज्ञानात्मक द्वंद्व, उत्प्रेरक ये सब तो होगा नहीं, प्रतिक्रिया, सहचर्य, पुनर्बलन, सहपाठी सहयोग यानी समाज की बात करते हैं ना वाइगोस्की, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से, अब यहाँ समझिएगा, दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, मतलब दृष्टि जगत को हम क्या कर रहे हैं, सही तरह से अनुभव करने की हमारे अंदर योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता किया गया है। तो ये कौन सा बुद्धि होता है, तो देखिए फ्रेंड स्थानिक बुद्धि की यहाँ पर बात की जाती है, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि दृष्टि जगत की यहाँ पर बात की गई है अनुभव को, इसलिए स्थानिक बुद्धि। तार्किक की यहाँ पर बात है नहीं, शारीरिक गतिविधि की बात है नहीं, अंत व्यक्तिगत बुद्धि की बात है नहीं, क्योंकि जो इंट्रापर्सनल और जो होता है वो खुद के बारे में वो जानने की यहाँ पर बात होती है। बट यहाँ पर दृष्टि जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता की बात की गई है, स्थानिक बुद्धि आपका हो जाएगा, इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब फ्लुएंसी है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, लेकिन उसके स्कूल में विद्यालय में पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं तो हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन वो घर में अच्छे से फ्लुएंसी में गुजराती बोल पाती है। वह ये भाषा नहीं जानती है। हिंदी में स्कूल में पढ़ाया जाता है बट हिंदी वो नहीं जानती है, गुजराती अच्छे से जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजन करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए,
ये बिल्कुल बात सही है। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। बच्चे घर में जो सीखे हैं क्यों भूलेंगे। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका 2, ठीक है। हर बच्चे के जो मातृभाषा है उसको सम्मान करने के लिए कहना चाहिए और उससे सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करें और एक दूसरे की मातृभाषा को भी सीख पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हैं। जेंडर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जेंडर है जन्म के समय निर्धारित होता है क्या। जेंडर समय के जन्म के समय नहीं, जेंडर जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है, वो लिंग निर्धारित होता है। देखिए जो लिंग होता है वो जन्म के समय निर्धारित होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन जेंडर जो है ये समाज बनाता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। ये आपका हो जाएगा अनुवांशिक भी नहीं होगा, एक आंतरिक गुण ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलते हैं। देखिए ए में एक स्टेटमेंट है और आर एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या एक सही है, क्या दूसरा दूसरे की व्याख्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को देखना है। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, किया जाना चाहिए, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, कोई स्टैंडर्ड तरीके से ही मतलब केवल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विविध तरीकों का इस्तेमाल अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गया। पृथक जहाँ पर आएगा सेग्रेशन वो गलत हो जाएगा, यानी एक सही है दूसरा गलत है, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही लेकिन आर की व्याख्या नहीं, ए सही आर गलत। ऑप्शन ये थर्ड में आपको देखने को मिल रहा है, ए सही आर गलत, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ चलते हैं। 14 में है निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। ध्यान देना है, विशेषता नहीं है पूछा गया है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता बिल्कुल सही है। लचीला समूह संगठन, गतिशील अध्यापक, दंड पुरस्कार का प्रयोग। अब देखिए फ्रेंड्स ये सब तो सही है, लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में, और नहीं आपसे पूछा गया है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। क्या बोला गया है बच्चों को कि एक उत्तर है लेकिन उसके लिए जितना हो सके क्वेश्चन आप बनाओ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, उपदेश उसको मिला है, कंठस्थीकरण पर है, किस पर है। तो देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण तो है नहीं, कंठस्थ करने की बात नहीं की गई है, उपदेश की भी बात नहीं है, पाठ्य पुस्तक पे भी नहीं है, बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग प्रश्न वहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो बाल केंद्रित फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं। एक समवयसी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को का अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना ये निगेटिव है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए ना। सहयोगात्मक प्रणाली को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट आगे का ऑप्शन को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। रूढ़िवाद धारणाओं का निर्माण बिल्कुल नहीं, रूढ़िवाद निगेटिव टैग वर्ड है। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, नहीं ये भी गलत है। 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अध्यापकों को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे मतलब सुविधा वंचित से आ रहे हैं, यानी कि इनको डिप्राइव्ड कम्युनिटी की बात करते हैं, ऐसे अगर बच्चे उनके लिए क्या करना चाहिए। विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। हम बोल सकते हैं कि आप स्कूल से बाहर मदद लेने जाओ, स्कूल ही है तो फिर बाहर मदद कहाँ लेने जाएगा, स्कूल से ही मदद लेगा ना, स्कूल ही मदद करेगा। विद्यालयों के लिए एक विशेष अनुभाग बनाने की बात करेंगे, क्या विशेष अनुभाग बनाओ उसके लिए अलग से, तो उसको अच्छा फील नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सेपरेशन की बात नहीं की जाएगी। योग्यता आधारित समूह क्यों बनाएंगे, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, यानी कि सहयोग एक दूसरे का करे। अधिगम के संदर्भ के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके, बिल्कुल, यानी कि जो समूह है ऐसा समूह बनाना है कि विविधता का इस्तेमाल करें, यानी कि अलग अलग जो बच्चे हैं उनको उसमें समावेश करके और एक दूसरे को सहयोग करते हुए वो सीख सके। तो 4 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए 18 में है कि एक विद्यार्थी जिसे ADHD और
असावधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है, यानी कि जो ADHD वाले बच्चे हैं उनको समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता हो। क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मौखिक खाली मुँह से वहाँ पर बोल करके बच्चों को सिखाया जाएगा तो ये सही थोड़ी है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करे, ये तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरा है। ठीक है, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठे, ऐसा नहीं। कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा, ये भी निगेटिव टैगवर्ड है। दूसरा आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ चलते हैं। एक नवीन परिस्थितियों में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बुद्धि का वर्गीकरण, बहुत तरह के बुद्धि होते हैं ना, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति। अपसारी चिंतन करने वाले जो व्यक्ति होंगे सृजनात्मक बुद्धि वाले होंगे, है ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य हैं उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। देखिए यानी कि इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में जिसको दिक्कत है, गतिशीलता, चित्र बनाने, सुनने नहीं, पढ़ने और लिखने में जिसको दिक्कत होते हैं उसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 में है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनाने के लिए पैदा होते हैं। क्या ये बात सही है कि वो वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। सही है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बिल्कुल ये बात पियाजे ने कही है कि उनसे मतलब केवल कम क्वांटिटी में केवल कम सोचते हैं, लेकिन उन्हीं की तरह सोचते हैं। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही है, और वयस्कों की तरह सोचते हैं बस सिर्फ उनसे कम नहीं, ये बात गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सही है, ये बात पूछा गया है, तो कौन सा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका तो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी आपका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन भी, थर्ड आपका गलत होगा। सिर्फ उनसे कम की यहाँ पर यानी कि सिर्फ वर्ड लग गया ना, सिर्फ वर्ड लग गया। ठीक है, तो ओनली जहाँ लग जाएगा वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है और इसमें थर्ड इसमें है तो इसमें फर्स्ट नहीं है आपका, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 22 की बात करते हैं। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जो बच्चे त्रुटि करते हैं उनके विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, ये तो बिल्कुल नहीं है ना। विद्यार्थियों की सोच चिंतन को समझना, बिल्कुल। त्रुटि का मतलब कि हम उनकी सोच को समझ पाते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, ये भी गलत है। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन है। 23 के साथ देखते हैं फ्रेंड्स, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक संस्कृति कारकों से भी होता है। अलग अलग सामाजिक संस्कृति के जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने का जो स्टाइल होता है या स्पीड होता है, जो भी कर लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। विद्यालय से संबंधित कारक, हाँ, विद्यालय कैसा है, किस परिवेश में बच्चे रह रहे हैं, कैसे टीचर है, क्या इन्वायरमेंट है विद्यालय का, उससे भी दोस्तों प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। अध्यापक से संबंधित, हाँ, टीचर्स का मतलब टीचर्स जो हैं किस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, अधिगम पर उसका भी यानी अध्यापक का भी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चारों ये हैं और चारों ऑप्शन आपका यानी कि 4 में है, 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में है कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना। किसका उदाहरण है, मतलब कि अपने त्यौहार को मनाने के अपने अनुभव को बोला जाए कि बच्चों आप शेयर करो और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, व्यवहारवाद का उदाहरण है। क्या ये व्यवहारवाद का उदाहरण है, तो नहीं। प्रत्यक्ष निर्देशन का, सामाजिक संरचनावाद का है, बिल्कुल सामाजिक संरचनावाद का पाठ्य पुस्तक आधारित, ये बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 25 में आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक अधिगम जो है उसको पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रखा जाए, इसके अलावा अधिगम और शिक्षा
तथ्य और ज्ञान के कंठस्थ, देखिए कंठस्थ करने की तो बात नहीं करती है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत बात है। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित, बिल्कुल खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन की बात करती है। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित, ऐसा नहीं, परीक्षा के लिए केवल हमें नहीं सीखना है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, उसी को तो बोलते हैं, यानी कि याद करने की बात की जा रही है, संवेगों के नियमन के लिए नहीं, याद करने वाली को बोला जाता है, जो मतलब याद करने में मदद करता हो, है ना। चलिए निमोनिक इसको बोला जाता है ना, निमोनिक डिवाइस, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। 27 में आपका जो क्वेश्चन है वो है अनुज कक्षा 3, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, ठीक है। अनुज एक टीचर है, कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है, मतलब पहले क्या करता है, मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्न में से किसे समुचित है? रटकर सीखने वाला पर है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, फर्स्ट जिसमें है उसको काट दीजिए, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका बच गया, ठीक है। रटकर नहीं होगा। दृष्टिकोण जानना बिल्कुल ये बात सही है। समालोचनात्मक चिंतन ये भी सही है, खोजबीन ये भी सही है, यानी कि केवल फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और तीनों आपका सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 में आपका जो क्वेश्चन है वो है सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है, ऐसा हमें नहीं करना है कि सभी को अच्छा अंक लाना है, ठीक है। इसका अब हमेशा हम धमकाते रहे, उसको डर दिलाते रहे, उस पर दबाव बनाते रहे कि सभी को अच्छा नंबर लेकर आना है, नहीं तो तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है ना कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। बिल्कुल ये बात सही भी है, और पहला का देखिए ये व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चे के अंदर भय नहीं पैदा करना है, क्योंकि बच्चे भय अगर उनके अंदर मतलब हो जाएगा, बच्चे के अंदर भय पैदा हो जाएगा, तो फिर वो मतलब कि अनकंफर्टेबल फील करेंगे, सुरक्षा महसूस नहीं करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें सही है, और पहले वाली जो बात है, पहला जो स्टेटमेंट है उसका ये व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। अब देखते हैं 29 एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, मतलब अंदर परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसका जो नियंत्रण केंद्र है वो मतलब कि अंदर है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल वर्ड, तो किसको जिम्मेदार ठहराएगी अगर परीक्षा में असफल होती है? तो उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, ये देखिए परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, ये दुर्भाग्य की भी बातों नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट है, वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं है, बाहरी दुनिया पर ब्लेम नहीं करेगी। अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह पक्षपात था, ये भी नहीं वो बोलेगी। वो बोलेगी यही कि उसकी योग्यता में कमी, कहीं ना कहीं हमारे कोशिश करने में, प्रयास करने में कमी रह गई, इसकी वजह से हम असफल हो गए, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास करेंगे, सफल हो जाएंगे, ऐसा वो सोचेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 30 आपका है एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, मतलब कि अंदर से वो मोटिवेट हो। उसे क्या करना चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चे की तुलना, देखिए तुलना करना ये गलत बात है, बच्चों में डर चिंता पैदा करना भी गलत बात है, भौतिक पुरस्कार देने की भी बात गलत है। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए कि सीखने में कितना आनंद मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा 30 क्वेश्चन CDP का था, और ये 29 दिसंबर 2021 में सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका ये था। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको ये वीडियो लगी होगी तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर 2 का भी अगर इसी प्रकार से सीरीज़ आपको चाहिए तो पेपर 2 का भी सीरीज़ मैं शुरू करूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है, ये जो सेशन है आपको हेल्पफुल है, आपको हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है। फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कहाँ से पेपर डाउनलोड करें, प्रीवियस ईयर का बहुत
बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि बुक हम खरीद लें, लेकिन फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूँगी पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से सारी PYQ आप देख पाएंगे, प्रॉपर आंसर की के साथ आप देख पाएंगे, डिस्कशन के साथ आप देख पाएंगे। मैथमेटिक्स में मैंने सॉल्व करके बताया है, जितने भी हमने वीडियो डाला है सारे वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आप देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिए वीडियो को। मैंने सॉल्व करके बताया है मैथमेटिक्स को, केवल आंसर हमने नहीं बताया है, सॉल्व करके बताया है। तो आप ज़रूर देखिए सारी वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।